गुड मॉर्निंग सभी लोगों को एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट वाला। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि इस चैनल पर यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड प्रिपरेशन कराई जाती है। यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन के बाद अब आप एलिजिबल बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पहले नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है और फिर नेट एग्जामिनेशन के बाद आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल बन पाते हैं और साथ ही साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल बन जाते हैं। जो नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन है यह आपको पीएचडी करने के लिए और एक स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल बनाता है, लेकिन यह आपको फ्यूचर में कोई जॉब नहीं प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई करने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर एक आपकी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। तो हम लोग इस सीरीज में, इस आगाज सीरीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के ही प्रिपरेशन करेंगे। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट की एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ था, जिसके फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप कर चुके हैं। अब उम्मीद है कि जब भी एग्जामिनेशन होगा तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहें। इस एग्जामिनेशन को 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला फेज है स्क्रीनिंग का, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपको सेलेक्ट करना होगा। जो सेकंड फेज है वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है और थर्ड फेज आपका इंटरव्यू है। तो पहले तो हम लोग स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करेंगे और स्क्रीनिंग के बाद फिर हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसमें आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन इन दोनों में कॉमन यही है कि आपको जो सिलेबस है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर हम लोग एक बार सिलेबस को देखें तो सिलेबस, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर को देखिए या फिर आपके नेट एग्जामिनेशन को देखेंगे, तो ये प्राइमरली 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, तीसरी है स्टैटिस्टिकल टूल्स और चौथी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखें तो प्राइमरली यहां पर 4 टॉपिक हैं: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। यूं तो देखने में ये 4 टॉपिक है, लेकिन अपने आप में ये काफी बल्कि टॉपिक्स हैं और नियर अबाउट ये 30% ज्योग्राफी का कवर करते हैं। लेकिन जो बड़ा मेजर सेक्शन है और जो टफ सेक्शन है, जिसमें एस्पिरेंट नॉर्मली काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है और तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखने में तो कई सारे टॉपिक हैं। ज्योग्राफिकल थॉट है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। दिखने में तो ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, लेकिन सब आपस में इंटरलिंक हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, जब आप ज्योग्राफिकल थॉट को प्रिपेयर कर लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तीसरा टॉपिक हमारा है स्टैटिस्टिकल टूल में, जिसमें प्राइमरली 3 चीज़ें हैं: कार्टोग्राफी, स्टैटिस्टिकल टूल और जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। ये प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल अप्रोच है। तो प्रैक्टिकल है तो कुछ हम लोग प्रैक्टिकल भी किया करेंगे और मैथमेटिकल है तो कुछ यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे। चौथा जो सिलेबस में आता है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ये जो 4 पार्ट है इसको 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें हम लोग कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, पास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब साथ में रिलेट करते हुए डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो टॉपिक की और साथ में ये भी पता चले कि उस टॉपिक को आपको पढ़ना कितना है, कितना डिटेल में आपको चीजें समझनी है। और ये हमें बताएगा कौन? ये हमें बताएगा जो हमारा पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर हम पास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम लोग सिलेबस में रहते हुए अपनी इस एग्जामिनेशन को काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं। तो अब जब सिलेबस वगैरह हम लोग समझ चुके हैं तो अब हम लोग जरा शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक हम ह्यूमन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पहली बात अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टफ है, लोगों को चैलेंजेस आते हैं और दूसरा सिलेबस भी अपने आप में काफी ज्यादा है। तो पहला टॉपिक हमारा ज्योग्राफिकल थॉट का आता है।
ज्योग्राफिकल थॉट जिसे हम पर्सपेक्टिव्स भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी बोल देते हैं या फिर लिटरेचर इन ज्योग्राफी बोल देते हैं, ये बेसिकली है क्या चीज? ये ज्योग्राफिकल थॉट एक तरीके की डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी को दिखाता है कि आखिर में जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट है, ये ऐसा तो है नहीं कि आसमानी किताब है, आसमान से गिरी और फिर हम लोगों को पता चला कि ये सिलेबस है और इसको हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट बोलते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहां पर आखिर में किसी भी सब्जेक्ट की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, क्या क्या लोगों के डिबेट्स हुए, किस तरीके से अल्टीमेटली कंक्लूजन और नए डिसिप्लिन निकले, ये सब हम लोग ज्योग्राफिकल थॉट में ही डिस्कस करते हैं। अब जैसे अगर आप लोग इतिहास की किताबों में पढ़े होंगे तो पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी युद्ध होते थे, कोई वॉर वगैरह अगर होता था या फिर मौसम थोड़ा सुहावना होता था, तो वो कहीं ना कहीं लोग अपनी कविताओं में लिख देते थे, अपने पोएम्स में लिख देते थे, या उस पर फिर जो है गाना बन जाता था, मौसम की तरह तुम भी यूं ना बदल जाओगे। तो ये जो गाने बन रहे हैं ये ज्योग्राफी को दिखा रहे हैं कि मौसम की तरह तुम भी यूं ना बदल जाओगे, यानी मौसम अपने आप में एक चेंजिंग पर्सपेक्टिव रखता है। तो ये जो गाने हैं या जो पोएम्स हैं या फिर वॉर की डिस्क्रिप्शन है, ये ऐसे कोई ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन ये ज्योग्राफी के थॉट जरूर दे रहा है। तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कभी डेवलप नहीं हुआ था शुरू में, ये धीरे धीरे इन्हीं कविताओं, इन्हीं गानों और इन्हीं डिस्क्रिप्शंस के जरिए धीरे धीरे एज अ सब्जेक्ट निकल करके आया था। ये जो डेवलपमेंट होती है, जहां पर हमारे पास कोई सिलेबस अलग से नहीं होता है, या फिर यूं कहा जाए कि हमारे पास कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है, इसी को ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोनोइज्म। प्रिंसिपल ऑफ मोनोइज्म का मतलब होता है कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट से ही अलग अलग थॉट निकल रहे हैं, और इस अलग अलग थॉट निकलने की वजह से ही अलग अलग सब्जेक्ट डेवलप होते जा रहे हैं। हालांकि आप बाद में सभी आपस में कन्वर्ज जरूर हो जाते हैं, लेकिन अब मौसम की तरह यूं ही तुम बदल जाओगे, ये है म्यूजिक, लेकिन इसमें है ज्योग्राफी, और साथ ही साथ में यहां पर जो भी अपना लिरिक्स है वो तो है ही। सिमिलरली युद्ध का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, वॉर की डिस्क्रिप्शन हो रही है तो ये इतिहास, लेकिन ज्योग्राफी है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मोनोइज्म है, जहां पर एक पॉइंट से अल्टीमेटली अलग अलग सब्जेक्ट निकल जाते हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोनोइज्म। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मोनोइज्म समझ गए हैं, हम ज्योग्राफी के डेवलपमेंट को ट्रैक करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आखिर में जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका एस्पेक्ट क्या है। हमारे पास ज्योग्राफी में 3 एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी बोलते हैं, दूसरा होता है पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी जिसे अप्रोच ऑफ स्टडी भी बोल सकते हैं, या फिर मेथड ऑफ स्टडी। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको टारगेट किस पे करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को क्रैक करना। ज्योग्राफी आप अलग अलग एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ऑप्शनल में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शनल में होती है, या फिर जो यूजी और पीजी लेवल के एग्जामिनेशन है उसमें भी ज्योग्राफी होती है। लेकिन हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करना। तो हमारा ऑब्जेक्ट जिस तरीके से क्लियर है, वैसे ही ज्योग्राफी का भी एस्पेक्ट क्लियर होता है कि हमें क्या स्टडी करना है। तो हमें जो स्टडी करना होता है प्राइमरली हम लोग मैन इन्वायरमेंट रिलेशन को ही यहां पर फोकस करते हैं। हालांकि केवल और केवल मैन इन्वायरमेंट नहीं, देयर आर सम अदर थीम्स आल्सो इन ज्योग्राफी। दूसरा होता है पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी। पर्सपेक्टिव का मतलब जैसे अप्रोच ऑफ स्टडी भी हम लोग जिसे बोल सकते हैं। अप्रोच का मतलब होता है हमारा तरीका क्या होने वाला है, हम किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कुछ यहां पर डिस्क्रिप्शन भी करते हैं, हम लोग कुछ यहां पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जैसे हम लोगों ने वॉर की डिस्क्रिप्शन किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर हिमालय को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, और वहीं तीसरी ओर हम लोगों ने हिमालय के मास को निकालने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, आइसोस्टेसी जैसे कि। तो यहां पर हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव
डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलते हैं, और इन दोनों को मिला करके, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, इन दोनों को ही मिला करके हम लोग बोलेंगे कि हमारे ज्योग्राफी का कंटेंट क्या है। जब इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं तो हमारे पास आती है कि आखिर में क्या मेथड हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी टूल्स, जो भी टेक्निक, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंपीरिकल मेथड, जो भी लॉजिकल रीजनिंग या फिर जो भी स्टैटिस्टिकल टूल हो सकते हैं, वो सब हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं। हम लोग जीआईएस का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ में हम लोग सिमुलेशन भी करते हैं। हम लोग जहां ऑब्जर्वेशन करते हैं वहीं दूसरी ओर हम लोग कुछ इंपीरिकल फॉर्मूला भी लेकर के आते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है क्या वो करेक्ट है या फिर नहीं है। तो ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में बात करें तो इट इज ऑल अबाउट हाउ द कंटेंट, स्कोप एंड मेथड इन ज्योग्राफी हैज इवॉल्व्ड। कैसे हमारा जो कंटेंट है, जो स्कोप है और जो मेथड है ज्योग्राफी में, वो किस तरीके से इवॉल्व होकर के आया है। अब ज्योग्राफी में थीम क्या है, पढ़ना क्या है, तो प्राइमरली 3 चीजें हम लोग इसमें फोकस करते हैं। एक, मैन एनवायरनमेंट रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे पास में पार्ट है, चाहे वो लिथोस्फीयर का पार्ट हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर का पार्ट हो, चाहे वो आपके ओशियनोग्राफी, ओशन का पार्ट हो, ये सब चीजें आपस में मिल करके हमें बायोस्फीयर देती हैं। और ये जो बायोस्फीयर है, जहां पर मैन, फ्लोरा, फौना सब लोग रहते हैं, ये सब ज्योग्राफी के बाकी एस्पेक्ट के साथ में कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट करते रहते हैं। और अल्टीमेटली हमारा अल्टीमेट एम क्या है, लाइफ, जिंदगी। तो अल्टीमेटली हमें लाइफ को ही पढ़ना है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम जो होती है वो हमेशा मनुष्य की जिंदगी होती है, और इसीलिए मैन एनवायरनमेंट रिलेशन हमारा पहला थीम होता है ज्योग्राफी में। इसके अलावा लोकेशन एंड स्पेशियल डायमेंशंस होते हैं और इकोलॉजिकल थीम होती है। तो अगर हम लोग देखें कि क्या थीम वगैरह हो गई, ये सब जब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो हमारे पास होता है कि आखिर में जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुई है और जो आज का टाइम चल रहा है, इसमें डेवलपमेंट हुई किस तरीके से है, क्या क्या फेजेस आए हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे जो पहला फेज होता है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं फेज ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी। जो हमारे पास में ये फेज ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी होती है, ये वही समय है जिस समय ज्योग्राफी का कोई और छोर नहीं था, ज्योग्राफी कहीं पर अस्तित्व में नहीं था, लेकिन डिस्क्रिप्शन में था, लेकिन पोयम में था, लेकिन गानों में था, सॉन्ग्स में था। तो यहां पर प्राइमरली 3 तरीके के डेवलपमेंट या 3 तरीके के 3 ग्रुप के लोग आते हैं, 3 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, ग्रीक, रोमन और अरब। जैसे ग्रीक, ये जो है 7th to 5th सेंचुरी बीसी, काफी पुराने, उस समय अरिस्टोटल, प्लेटो, हेरोडोटस, हिकैटियस, एनाक्सिमेंडर, ठीक है, होमर, थेल्स, बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे जो ग्रुप है वो है रोमन्स। रोमन्स 1st और 2nd सेंचुरी एडी के दौरान की बात है, इसमें स्ट्रैबो, टॉलमी ये लोग आते हैं। और फिर आते हैं अरब्स, जो कि मर्चेंट हुआ करते थे और 200 से 200 तक, मतलब 1200 तक ये डेवलपमेंट हमें देते हैं, जिसमें तमाम लोग हैं, अल इदरीसी, मकदीसी, अल मसूदी, इब्न खालदूम, अल असीना, ठीक है, अल बलाखी। तो बहुत सारे यहाँ पर भी हमें जोग्राफर बोल सकते हैं, या फिर फिलोसोफर बोल सकते हैं, या फिर मर्चेंट बोल सकते हैं, या फिर ट्रेडर बोल सकते हैं। इन लोगों ने अल्टीमेटली अपनी अपनी डेवलपमेंट्स दी हैं। इन डेवलपमेंट के बाद में हमें यूरोप में एक डार्क फेज देखने को मिलता है। डार्क फेज का मतलब जहां पर चर्च डोमिनेट हो गई थी, और चर्च के डोमिनेशन की वजह से जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट थी उसको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था या फिर जला दिया गया था। और फिर क्लासिकल, मतलब जब ये पूरा का पूरा डार्क फेज खत्म होता है, जहां पर वापस से साइंटिफिक रीजनिंग होना शुरू होती है, वापस से जब रेनेसां फेज आता है, जब पुनर्जागरण होती है, तो लोग अब नई नई साइंटिफिक एक्सपीडिशन पर निकल जाते हैं। और ये जो साइंटिफिक एक्सपीडिशन है, इसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड फेज, फेज ऑफ वोएजेस एंड एक्सप्लोरेशंस। ये 700 to 800 एडी के दौरान की बात है। यहाँ पर अलग अलग जगह के लोग निकल करके गए, खोजबीन किए, नए नए कॉन्टिनेंट को खोजे, और अल्टीमेटली हमें कई सारे नए मैप हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सेबास्टियन मुंस्टर का हो गया, जीन बॉडिन का हो गया। तो कई सारे डेवलपमेंट्स अब हमें साइंटिफिक तौर पर वापस से देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारी तीसरी फेज आती है,
और इस तीसरी फेज में फेज ऑफ प्री क्लासिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, जो कि 1600 टू 1700 एडी के दौरान की बात है। और ये वो समय है जिस समय ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, या यूं कहा जाए ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट निकल करके आया था। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट निकल करके आया। प्राइमरली दो तरीके के लोग हैं और दोनों जर्मन हैं, बर्नाल्ड वरेनियस और दूसरे हो गए इमैनुअल कांत। इन लोगों की कंट्रीब्यूशन के बाद में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के तौर पर निकल करके आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी अभी कुछ 400 साल पुराना सब्जेक्ट ही है, नया सब्जेक्ट है। अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद में डेवलपमेंट और स्टार्ट होती है अलग अलग थीम इन ज्योग्राफी की। तो यहां पर बोल सकते हैं कि हमारी यहां पर थीम्स इन ज्योग्राफी अब यहां पर डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फेज इन ज्योग्राफी। ये मिड और अर्ली 18th सेंचुरी के दौरान की बात है। फिर इसके बाद से हमारा आता है फेज ऑफ डुअलिज्म एंड डाइकोटमी। ये लेट 1800 या अर्ली 1900 सेंचुरी के दौरान की कहानी है। इस दौरान में लोगों की आपस में डिबेट हो रही थी। कुछ लोग कहते थे ज्योग्राफी फिजिकल पार्ट होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे नहीं ज्योग्राफी ह्यूमन पार्ट होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से सभी लोगों की आपस में डिबेट हुई और इस डिबेट के बाद में फिर अल्टीमेटली जो कंक्लूजन निकले वो ज्योग्राफी के अलग अलग एस्पेक्ट को बताना शुरू किए। और इस फेज के बाद में फिर हमारी सबसे मेजर फेज आती है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन फेज। ये वो फेज है जिसमें मैथ्स ज्योग्राफी में एंटर किया, जिससे मैथमेटिकल टूल बने, जिससे फॉर्मूला बने, जिससे मॉडल मेकिंग होनी शुरू हो गई। तो जो भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते थे वो सब मॉडल्स के थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू अब सॉल्व करने शुरू कर दिए गए थे। ये जो फेज है 1940s और 1950s के दौरान में डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास में जो फेज होती है फेज ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। ये जो बिहेवियरलिज्म और ह्यूमनिज्म की कहानी है, हुआ यूं था कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन के दौरान में जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन शुरू हुए तो अब ह्यूमन को एज अ ह्यूमनॉइड देखा जाना शुरू कर दिया गया। मतलब एक तरीके से रोबोट बोल सकते हैं कि ह्यूमन में इमोशन नहीं है, ह्यूमन प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ह्यूमन में साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी होते हैं और इस साइकोलॉजिकल एलिमेंट को फिर अल्टीमेटली इस फेज में कैलकुलेट किया गया, इस फेज में इसको इंक्लूड किया गया और इस तरीके से 1950s 1960s के दौरान की जो फेज थी उसे हम लोग बिहेवियरलिज्म एंड ह्यूमनिज्म के फेज के नाम पर जानते हैं। फिर हमारे पास में समाज में तरह तरह की प्रॉब्लम हुआ करती थी। कुछ स्टेट थे जो स्टेट कंट्रोल्ड थे, कुछ स्टेट थे जहां पर गरीबी बहुत थी, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यूनिफॉर्म नहीं था, बहुत ज़्यादा गैप था, तरह तरह के सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ करते थे। तो इस फेज में वेलफेयर के बारे में बात होनी शुरू हुई, रेडिकलिज्म निकल करके आया, कम्युनिज्म काफ़ी चरम सीमा तक फैलना शुरू हो गया था। और ये वही फेज है जिस दौरान में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो ये 1960s 1970s के दौरान की कहानी है। और फिर इसके बाद से इस फेज के बाद में फिर हमारे पास में लास्ट फेज आती है जो अभी आज की डेट की डेवलपमेंट है, दैट इज मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी, तो प्रेजेंट ज्योग्राफी। तो इस दौरान में क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, आज की डेट में क्या थीम है जो काम कर रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म क्या चीज़ होती है, फिनोसेंट्रिज्म, लोगोसेंट्रिज्म क्या चीज़ होती है, फेमिनिज्म इन ज्योग्राफी क्या चीज़ होती है, ये सब हम लोग हमारी जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी है यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो हम लोगों ने जो ये हमारा ज्योग्राफिकल थॉट है, इस ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोगों ने अलग अलग फेजेस में इसे डिवाइड कर लिया है। तो ये हम लोगों ने आज एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया है टॉपिक का। हम लोग नेक्स्ट क्लास से इन फेजेस को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में जो PYQs भी हैं उन PYQs को भी इंक्लूड करेंगे और साथ में देखेंगे कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। तो चलिए आज की क्लास के लिए यहीं तक स्टॉप करते हैं और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेन डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा और क्लास की डिटेल आप लोगों को पता चलती रहेगी। फॉलो करेंगे तो आपको आइडिया लगते रहेगा कि किस तरीके से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और साथ में कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए फिर यहाँ स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।